हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस करते हैं दिल्ली के जो भी इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज या 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन और बहुत सारा स्टैटिक जीके इससे रिलेटेड। तो आज है 15 मार्च 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। पिछले 2 दिन से हमारी किसी कारणवश से क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी एक क्लास लगातार आपके बीच में आती रहेगी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें यदि करंट अफेयर्स आता है तो वो 100% क्वेश्चन अपनी इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, और इस क्लास को लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीजें एक एक करके हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक प्रीवियस क्वेश्चन रहता है जो हम प्रीवियस की क्लासों में डिस्कस करते हैं और जिनका आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर देके आप चेक कर सकते हैं आपकी तैयारी उस एग्जाम के लेवल के अनुरूप है कि नहीं है। और यदि आपकी है तो बहुत बढ़िया, और यदि नहीं है तो आज के बाद ये जो भी मेरी क्लासेस हैं, क्योंकि मैंने फरवरी मंथ का पूरा जो रिवीजन है वो भी दे रखा है, तो यदि फरवरी का आपका करंट अफेयर्स अभी तक क्लियर नहीं है तो वो जाके कर सकते हैं। और जो मार्च का है वो भी मैं जल्दी इसका पूरा अभी 15 दिन का एक एफिलिएशन करके, आज 15 मार्च हो गई तो मतलब 15 दिन का पूरा कॉम्बो पैक भी लेके आ सकता हूँ आज शाम तक, है ना। तो ये क्वेश्चन है कि नेपाल के जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले बालेंसा हैं वो किस पार्टी के लीडर हैं। तो उम्मीद करता हूँ लगभग सबको पता होगा कि ये बालेंसा, इनमें नेपाल में जो जनजीप आंदोलन हुआ था उसके बाद ये नेता चुने गए थे और इनकी पार्टी ने हाईएस्ट वो मतलब सीट लेके आए। तो ये किस पार्टी से है? नेपाली कांग्रेस से है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी से या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी से? तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल स्टेटिक्स है, उस पोर्टल पर कितने सीएमपीओस का डाटाबेस है। ठीक है, तो सीएमपीओस क्या होता है ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सीएमपीओस का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफिसर। ठीक है, तो अभी प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक करना या किसी चीज को निषेध करना होता है या रोकना होता है। ठीक है, तो ऐसे अभी ऑफिसर्स बनाए जाएंगे जो क्या करेंगे, चाइल्ड मैरिज को रोकेंगे। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा है चाइल्ड मैरिज का, तो उसको कम करने के लिए भी हाल ही में इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो जो सीपीएमओ का पोर्टल है, मतलब जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है, वो उनका डेटाबेस कितना है अभी तक, तो ये लगभग आपको देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर आपका रहेगा लगभग 66,000 के आसपास। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 66,000 से ज्यादा अभी इस पे सीपीएमओज है। ठीक है, तो सीपीएमओज का मतलब होता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। तो अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जो बीबीबीपीपी जो स्कीम लॉन्च की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो बाल विवाह के विरुद्ध एक व्यापक अभियान का शुरुआत हुआ था, कब से? जब 2015 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हाल ही में अभी इसी का लोकसभा में जब इस पे लोकसभा में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके उसमें अभी हाल ही में जो डाटा प्रदान किया गया तो उसके कारण ये चर्चा में आया था। ठीक है, तो भारत का जो नवीनतम अभी टारगेट किया कि बाल विवाह मुक्त भारत को बनाना है। इससे क्या होगा, जो बाल विवाह की रिपोर्टिंग करना, जागरूक अभियान और पंजीकरण के लिए एक समर्पित पोर्टल भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और लगभग कितने अधिकारी है? लगभग 66,000 से ज्यादा सीपीएमओज की अभी, मतलब सीपीएम्स है जो ऐसे लोग हैं जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में वो हो सकते हैं या बाकी जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीपीएमओज का काम करते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और यदि कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है तो उसके लिए अन्य सहायक हेल्पलाइन भी हो सकती है आपकी। नालसा की जो हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, महिला हेल्पलाइन है, इस पे भी आप शिकायत करके बाल विवाह की जो भी जानकारी है वो दे सकते हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसके अंतर्गत आपको स्कूलों से कांटेक्ट किया जाएगा, कोई भी स्कूल से, और जैसे सामुदायिक नेताओं से कांटेक्ट किया जाएगा, विवाह से जो विवाह सेवा प्रदाता होते हैं उनसे कांटेक्ट किया, और स्थानीय जो निकाय हैं उन सबको शामिल करके जो चाइल्ड मैरिज होता है उसको रोकने की इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी अभी हाल ही में आसाम विजिट पे थे, तो उन्होंने क्रूज टर्मिनल इनोग्रेट किए, तो कितने किए? तो इसका सही आंसर है आपका 2। ठीक है, दो क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो क्रूज टर्मिनल क्या होता है? जहाँ पे जो ये जैसे क्रूज है, ये जो यहाँ ठहर सकती है, यहाँ से लोग बैठ सकते हैं और कई दूसरी जगह के लिए निकल सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रूज टर्मिनल। ठीक है, तो अभी हाल ही में आसाम विजिट पे थे तो उन्होंने 2 क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया, तो उनकी लागत लगभग 158 करोड़ के आसपास देखने को मिली। इससे पहले ये चर्चा में रहा था, ये कौन सी नदी पर क्रूज टर्मिनल है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। ठीक है, कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से गुजरती है? आसाम से गुजरती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर पर आपको पता होगा नेशनल वाटरवे 2 भी है। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे 1 कहां पे है? नेशनल वाटरवे 1 की बात करें तो आपको देखते हैं गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर। वो कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, तो
तो ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है हल्दिया तक, ठीक है। और कितने किलोमीटर का है? ये लगभग 1620 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है, और भारत का सबसे बड़ा वाटरवे नेशनल वाटरवे भी है, ठीक है। उसके अलावा नेशनल वाटरवे 2 की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। और ये कहां से? ये सदिया से धुबरी तक देखने को मिलता है, ठीक है। कहां से? सदिया से धुबरी के बीच में। वही बात करें नेशनल वाटरवे 3 की, तो वो कहां से देखने को मिलता है आपका? वो वेस्ट कोस्ट कैनाल पे है, वो है कोट्टापुरम टू कोल्लम। कहां से? कोट्टापुरम टू कोल्लम के बीच में है, ठीक है। वो 168 किलोमीटर के आसपास है। तो इंपोर्टेंट नेशनल वाटरवे 3 आपको याद रखने होंगे। नेशनल वाटरवे गंगा पर, नेशनल वाटरवे 2 आपके ब्रह्मपुत्र पर, और नेशनल वाटरवे 3 आपका कोट्टापुरम से कोल्लम, जो वेस्ट कोस्ट कैनाल पर स्थित है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इस पहले चर्चा में रहा था, जो ब्रह्मपुत्र नदी है या नेशनल वाटरवे 2 है, उस पे ये 2 क्रूज टर्मिनल बनाए गए, और इससे पहले इस पे लाइट हाउस भी बनाए गए, तो जिसके कारण भी ये चर्चा में आया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल मार्गों की बात करें तो भारत में लगभग अभी 111 स्वीकृत जो है, मतलब राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित है, जिसमें 1, 2 आपको पता चल गया। और ये पूरा हैंडल कौन करता है? ये करता है इनलैंड जो वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, उसकी स्थापना, जो अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण होती है, वो 1986 में इसकी स्थापना हुई, और वो सारी चीजें देखती है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको पता चलेगा। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, भारत में कितने टोटल नेशनल वाटरवेज हैं, और जो इसको पूरा हैंडल कौन करता है? वो करता है इनलैंड जो वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी 1986 में इसकी स्थापना की गई। उसके अलावा एक आरसीओ बोगीबिल में भी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आरसीओ होता है रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है, जिसके तहत जो पूर्वोत्तर के जो छात्र हैं, वो पहला समुद्री कौशल केंद्र स्थापित किया गया, जिसके अंदर दिखाया जाएगा किस तरह से हम मतलब समुद्र में किस तरह से व्यापार बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम चीजें उसको बहुत सारी चीजें और भी क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिलेटेड 5000 लगभग 5000 छात्र पर ईयर उसको एजुकेट किया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ी एक स्कीम है, ठीक है। तो ये आरसीओ काम स्थापित किया। बोगीबिल आपको पता होगा, ये एक प्रकार का यहाँ पे वो बोगीबिल रामसर साइड भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है 2014, और उसका रजिस्टर से रिलेटेड न्यूज थी कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत रजिस्टर्ड वेंडर्स को किस अथॉरिटी के साथ ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है। जो स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो ठेला लगाते हैं, अब किसके साथ उनको है ना, मतलब ऑटोमेटिकली उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो एक्चुअली में ये पूरी घटना ये है कि जैसे कोई भी स्ट्रीट वेंडर है, यदि आप अभी चाय की थड़ी या पानी पूरी का ठेला लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस जगह का आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। किससे वो लेना पड़ेगा? आपको म्युनिसिपल से, ठीक है। तो पहले ये म्युनिसिपल से आप ये रजिस्ट्रेशन लो, और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा फसाई के पास। किसके पास? फसाई के जो फूड जो सेफ्टी अथॉरिटी है, उसके पास, फसाई के पास जाके आपको ये लेना पड़ेगा, उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हम अच्छी चीज बनाएंगे और उसको हम कोई भी मिलावट अलाउड नहीं बनाएंगे, तो हमें ऐसा रजिस्ट्रेशन दो, ठीक है। तो फिर ऐसे करके उनको ऐसा होता था। लेकिन अभी हाल ही में क्या किया गवर्नमेंट ने, जो फसाई के साथ म्युनिसिपल के साथ तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो फसाई के साथ आपने एक बार ले लिया, तो आपको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो एक बार लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या हर 1-2 साल में उनको वापस करवाना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, और बहुत सारे लोगों के लिए इससे सुविधा हो जाएगी, ठीक है। और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए डुअल रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको पता चल गया। एक तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, और उसके साथ फसाई में जो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन अब हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा? जो पेपर वर्क रिडक्शन होगा, स्ट्रीट वेंडर को रिलीफ होगा। जो 10 लाख से ज्यादा भारत में लगभग स्ट्रीट वेंडर की संख्या है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट कब आएगा? 2014 में आया था, ठीक है। तो वो क्या करता है? जो स्ट्रीट वेंडिंग है उसको रेगुलेट करता है, किस तरह से है, किस तरह से लगा सकते हैं, उसमें फूड की क्वालिटी क्या रहेगी, ये सारी चीजें देखता है, ठीक है। अब ड्यूल रजिस्ट्रेशन का बर्डन खत्म हो गया, अब आप सिर्फ म्युनिसिपल से ले और अपना काम शुरू करो, ठीक है। और फसाई की बात करें, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2006 में स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। कब स्टेब्लिश किया गया? 2006 में स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और अब आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपके लिए सीधा ये आ सकता है क्वेश्चन की जो आपका स्ट्रीट वेंडर एक्ट है वो कब लाया गया था? तो आपका सीधा आंसर होगा 2014, ठीक है। तो फसाई की स्थापना कब की गई? 2006 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी याद रख सकते हैं। और हाल ही में क्यों चर्चा में रहा था, ये सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी पीएम मोदी आसाम विजिट पे थे, तो एक पहले आपने पता होगा 2 क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया, उसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी की थी, ठीक है। इसके कारण मैं एक और क्वेश्चन लेके आया था। अभी लगभग 18,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने इनोग्रेटेड फाउंडेशन रखी थी, किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स में, ठीक है। सॉरी 24,000 करोड़, ठीक है। 18,000 नहीं, 24,000 करोड़ से ज्यादा
फाउंडेशन रखी थी। तो अपने आप में आपको पता होगा इतनी ज्यादा अभी आसाम में क्यों हो रहा है, तो आसाम में क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, इलेक्शन है, ठीक है। तो इसके वो भी मद्देनजर भी है, और इलेक्शन के कारण आपको पता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा अलग से बजट मिलता होगा, ठीक है, क्योंकि चुनाव सबको जीतना होता है, और जो गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करती है कि वहां के लोगों को मतलब फैसिलिटीज दे पाए और उनसे वादा कर पाए, ठीक है। तो अभी 24,000 करोड़ के आसपास एक फाउंडेशन रखी गई थी, और उसमें से एक तो मुख्य था, अभी इन्होंने हाल ही में किया था, जो भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र बांटे गए थे। ये न्यूज फिर से चर्चा में क्यों, आपको पता होगा, आप हमने चर्चा किया था वसुंधरा 3.0। कौन सी स्कीम? वसुंधरा 3.0 स्कीम लॉन्च की थी। वो आसाम की लॉ स्कीम थी, और जिसके तहत था कि जो भी कृषि बागान वाले लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया। तो हाल ही में किसके द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट, पुराना कंसेप्ट चर्चा में आ गया, वसुंधरा 3.0। उसके अलावा प्रमुख परियोजना की बात करें, ऊर्जा, रेलवे और जलमार्ग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजना को भी इन्होंने शुभारंभ किया। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड पॉइंट रहा, तो वो पीएम किसान किस्त था, ठीक है। जो 9.3 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 22वीं जो किस्त थी, वो अभी हाल ही में कहां से जारी की गई थी? आसाम से जारी की, और 2,000 रुपए जो डायरेक्ट डिजिटल ट्रांसफर किया गया था। तो मेनली तो इसी कारण ये क्वेश्चन चर्चा में आया था। उसके अलावा बात करें तो पीएम एकता मॉल भी बनाया गया था। अब पीएम एकता मॉल का मतलब होता है, इस मॉल में जो भी सारी जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो भी आसाम के हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें इस मॉल में रखी जाएगी, और आप वहां से ले सकते हो। तो ये अपने आप में पीएम एकता मॉल भी कहाँ पे है, ये आपको आसाम में देखने को मिले। उसके अलावा बोडोलैंड की बहुत सारी परियोजना भी उनको स्वागत की, और उसे नुमालीगढ़ जो सिलीगुड़ी पाइपलाइन है उसकी क्षमता में भी वृद्धि की थी। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। वसुंधरा 3.0 पीएम किसान रिसेंटली में कहां से जारी की गई थी, और पीएम एकता मॉल कहां पे है, और नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी पाइपलाइन भी आसाम में देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर्स 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्ट में इंडिया की कौन सी फिल्म है? तो अभी आपको पता है, आज ही 15 मार्च को आज डिसाइड हो जाएंगे ऑस्कर जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, वो किस किस मूवी को क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो इंडिया की एकमात्र मूवी है जिसका नाम है होम बाउंड, ठीक है। इसमें आपको जानवी कपूर और ईशान खट्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उनके द्वारा ये मूवी है होम बाउंड। ये अभी हाल ही में क्या हुई है, शॉर्ट लिस्ट हुई है, ठीक है, होम बाउंड। तो होम बाउंड है, अभी शॉर्ट लिस्ट हुई, उसके बाद ये नॉमिनेट हो गई। क्या पता ये जीत जाए तो हम आपके लिए न्यूज लेके आ जाएंगे, और नहीं जीते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। तो अभी ऑस्कर के जो अभी अवार्ड है 2026 के, वो आज ही लगभग होने वाले हैं, तो इसकी पूरी न्यूज भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये कौन से नंबर के? 98वें नंबर का ऑस्कर अकादमी अवार्ड है, और जो 15 से शॉर्टलिस्ट फिल्मों में भारत की एकमात्र मूवी कौन सी है, वो है होम बाउंड, ठीक है। और इसकी नामांकन 12 से 16 जनवरी के आसपास हुई थी। 22 जनवरी का अंतिम नामांकन था, और अभी आज 15 मार्च 2026 को जो डॉल्बी थिएटर है लॉस एंजल्स यूएस का, उसमें 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह का आज आयोजन किया जाएगा। तो इसके क्या क्या विनर रहेंगे, ये पूरा वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि आर वीरामुत्तु को ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 किस लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन के लिए? 100% ये क्वेश्चन आपके किसी और किसी एग्जाम में आपको 200% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रस्तुति है, और ये किसकी मूर्ति है? ये कांस्य मूर्ति है किसकी? इनका नाम है वाघा देवी। क्या नाम है? वाघा देवी, ठीक है। जो भी ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है उसको 11 लाख का केस दिया जाता है, 11 लाख का केस दिया जाता है, और प्लस क्या दी जाती है? वाघ देवी की जो कांस्य मूर्ति है ये भी दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। और इस बार का उनको मिलेगा तमिल मूवी के लिए, तमिल जो तमिल साहित्य है उसमें, या तमिल लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन के लिए अभी हाल में जो आर वैरामुत्तु है उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, और ये एक तीसरे तमिल होंगे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना इसको, और पक्का किसी और किसी एग्जाम को देखने को मिलेगा। आर वेरामुत्तु की बात करें तो ये 13 जुलाई इनको तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। 40 साल से ज्यादा इनका करियर है, जिसमें जीवन, पर्यावरण और सामाजिक वास्तविकता जैसे विषयों पर ये लेखन का काम करते हैं, ठीक है। तो और 37 से ज्यादा इनका पुस्तक है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके प्रसिद्ध उपन्यास जैसे कल्लिकट्टू इतिहास या करुवाची काव्यम भी इनकी फेमस काव्य रचनाएं भी है, ठीक है। इनको 7 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार अवार्ड भी मिल चुका है। तो राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो गीत का अवार्ड होता है वो 7 बार किसके द्वारा जीता गया था? आर वेरामुत्तु के द्वारा जीता गया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और इनका नाम जरूर याद रखना, ठीक है। 2003 में इनको पद्मश्री मिला था, और 2014 में इनको पद्म भूषण भी मिला, और 2003 को इनमें साहित्य अकादमी अवार्ड भी प्राप्त किया। तो साहित्य अकादमी अवार्ड होता है वो 22 लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है, 22 लैंग्वेज में दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी 2003 का पुरस्कार भी इन्होंने बात लिया। वहीं बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अभी
2025 में, मार्च 2026 में इसकी घोषणा हुई, से सम्मानित अभी किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आर वेरामुत्तु, तो इनको हाल ही में क्या कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इसमें क्या है, 11 लाख का केस के साथ वाघ देवी की मूर्ति दी जाती है। उसके अलावा चर्चा में रहा पीएम मुद्रा योजना के तहत तो तरुण प्लस कैटेगरी में मैक्सिमम कितना लोन मिलता है? ठीक है, उसमें मैक्सिमम लोन की बात करें तो वो 20 लाख अमाउंट मिलता है। तो अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाल ही में जो लोकसभा में हुआ था वहां एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसका क्या स्टेटस है। तो इसमें 4 कैटेगरी होती है आपकी। पहली होती है शिशु। ठीक है, तो शिशु में क्या होता है, आपको 50,000 तक का लोन मिलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है आपका किशोर। क्या होती है? शिशु किशोर। किशोर में क्या होता है, 50,000 से आपको 5 लाख का लोन मिलता है, 50,000 से 5 लाख। और 3 नंबर पे होती है आपकी तरुण। तरुण में क्या होता है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में, 5 लाख से 10 लाख के लोन मिलता है। और उसके बाद होता है तरुण प्लस, और उसमें आपका होता है 10 लाख से 20 लाख तक का लोन। तो ये 4 कैटेगरी। और 100% बहुत बार एग्जाम में सीधा यहाँ से क्वेश्चन आया कि किशोर कैटेगरी में लोन कितना है, तो 50, 50 से 5, 5 से 10 और 10 से 20 होता है। जब आपने अब ये कैटेगरी तरुण वाला आपने यदि ले लिया और उसको पे कर दिया तो आपको तरुण प्लस मिल जाएगा, नहीं तो तरुण प्लस आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये आपको बिजनेस में लोन के लिए ये पीएम मुद्रा दिया जाता है। ठीक है, तो ये लगभग इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को जो पीएम मुद्रा योजना उसकी स्थापना हुई थी, या मतलब वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और जो तरुण प्लस कैटेगरी है वो लगभग 24 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुई थी। तो इससे पहले 3 योजनाएं थी, कौन कौन सी? शिशु, किशोर और तरुण। और तरुण प्लस का भाई 2024 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विनिर्माण जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, व्यापार, सेवा और कृषि संबंधी जो गतिविधि है उसके लिए आपको लोन दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो एसबी, एनएफजी, एमएफआई है जैसे सदस्य ऋण द्वारा, संस्थानों द्वारा आपको इसमें लोन दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। और 4 इंपॉर्टेंट जो भी कैटेगरी है उनको एक एक करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी जरूर याद रखना, और इसमें सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो समृद्धि ग्राम पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत कितने ग्रामों में इंप्लीमेंट किया जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये अभी हाल ही में कहां से लॉन्च की गई स्कीम? ये एमपी से लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो अब समृद्ध ग्राम योजना क्या होती है या पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? इसमें आपको गांव होगा, 3 गांव ऐसे जुड़े होंगे। ठीक है, तो उनके तहत जो भी योजनाएं होती है, या जो भारत नेट का जो कनेक्शन होता है, कौन सा? जो भारत नेट का कनेक्शन होता है उसके तहत जो भी सारी जो डिजिटल योजनाएं हैं वो आपके जो ग्राम पंचायत होती है वहां से आपकी ये सारी सर्विस आप अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समृद्ध ग्राम पायलट प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में संचार मंत्री है जो मध्य प्रदेश के जो उमरी गांव है उसमें अभी फिजिटल सेवा वितरण मॉडल का उद्घाटन किया। फिजिटल का होता है फिजिकल प्लस डिजिटल। ठीक है, तो अभी फिजिकल और डिजिटल का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी ग्राम पंचायत है वहां तक तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां आपको मिल जाएगा सारी डिजिटल सुविधाएं। तो इसको ये दोनों शब्द मिलकर क्या बना है? फिजिटल सेवा वितरण मॉडल। तो क्योंकि ये सारी ग्राम पंचायत में होगी तो आपको ग्राम पंचायत तक तो फिजिकली जाना पड़ेगा और वहां से आपको सारी डिजिटल सेवा मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? फिजिटल मॉडल। और 3 पायलट गांवों का चयन कौन कौन सा? उमरी, नरकड्डुरु और चोरावाला को पायलट गांवों के रूप में अभी चुना गया है। ठीक है, तो उमरी कहाँ पे? एमपी पे। ये बाकी वाले गांव कहाँ का है ये भी आपको देख लेना। ठीक है, तो उमरी, नरकुडरू और चोरावाला में अभी पायलट गांव के रूप में इसे चुना गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? समृद्धि केंद्र बनेंगे जिससे प्रत्येक केंद्र 5 किलोमीटर के दायरे में कई गांवों को जो सेवा देगा जो भारत नेट पर आधारित होगा। ठीक है, जो 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव है उन सारों को भारत नेट पर आधारित जो भी सारी सेवाएं हैं वो आपको यहाँ मिलेगी। उसमें बात करें एजुकेशन से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, वित्तीय समावेशन और ई कॉमर्स जैसी बहुत क्षेत्रीय सेवाएं आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे सारी ये जो भी फिजिटल मॉडल है ये पूरे इंडिया में जल्द से जल्द लागू होगा। ठीक है, और हाल ही में चर्चा में रहा खर्ग आइलैंड किस देश का प्राइमरी ऑयल एक्सपोर्ट हब है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये न्यूज में क्यों आया था? अभी हाल ही में एक खर्ग आइलैंड है वो आपका कहाँ को देखने को मिलता है? ईरान को देखने को मिलता है। ठीक है, ईरान के आसपास एक खर्ग आइलैंड है जो गल्फ ऑफ ओमान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअली में चर्चा में क्यों आता है? क्योंकि जो ईरान का लगभग 40% रेवेन्यू है वो इससे आता है और सबसे ज्यादा ईरान का जो भी तेल इंपोर्ट है वो यहाँ से होता है। तो अभी यूएस ने क्या किया, जो इसके मिलिट्री बेस है इस पे ईरान के, उन सबको ध्वस्त कर दिया, लेकिन जो इस पे आपके जो तेल के भंडार है उस पे इन्होंने अभी मतलब चोट नहीं पहुंचे। उनको पता है कि ये इन पे मतलब करके मतलब इतना नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, तो अभी यहाँ से डायरेक्ट यूएस चुनौती दे रहा है कि आप यहाँ से मिलिट्री हटा लो और आप जो युद्ध में हार मान लो। तो खर्ग आइलैंड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और ये ईरान के जो पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, यदि यूएस इस पे लगातार इस पे अटैक करता रहेगा तो ईरान जल्द से जल्द इसमें युद्ध जो भी होगा इसमें हार मानने के लिए तैयार होना पड़ेगा उसको। ठीक है,
और सबसे ज्यादा जो ईरान का ऑयल इंपोर्ट है तो वो खर्ग आइलैंड से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। खर्ग आइलैंड, ठीक है, ये कहाँ पे है? ईरान में है, ठीक है। और इसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। और अभी हाल ही में ईरान इराक युद्ध के दौरान भी बार बार इसे खर्ग आइलैंड को निशाना बनाया गया था, ठीक है। तो जो अमेरिकी हवाई हमले है ईरान के जो प्राथमिक तेल निर्यात केंद्रों में से एक है, ठीक है। तो खर्ग द्वीप पर भारी हवाई हमले लॉन्च भी किए गए थे, जिससे इस पे जो भी सेना की जो मिलिट्री की प्रेजेंस थी उसको कम कर दिया गया। और हाल ही में चर्चा में रहा जो मेंस टू लीव पॉलिसी इन इंडिया, मेंस टू लीव जो इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, ठीक है। इसका सही आंसर आपको बिहार देखने को मिलेगा। लेकिन ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस पे एक सुनवाई हुई थी, जिसमें बोला गया कि जो महिलाओं का है वो लगभग 3 या 4 दिन के जो मेंस्ट्रुअल लीव पीरियड होता है उसके लिए उनको अलग से ईएल दिए जाए, मतलब अर्न लीव दिए जाए। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और बोला, रीजन दिया कि इससे क्या होगा, जैसे आपको नॉर्मल पता होगा एक महीने में 30 दिन होते हैं, और जिसमें 5 संडे या 1-2 छुट्टी और मान के लगभग 24 दिन का वर्किंग डे होता है, ठीक है। और 24 दिन में यदि आप वर्किंग डे में से यदि 4 दिन मेंस्ट्रुअल लीव के दे देंगे तो एक वुमेन को मतलब 20 दिन का वर्किंग डेज रहेगा, ठीक है। तो इस नजरिए को ध्यान में रखते हुए यदि कहा कि हम चीजें लागू तो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, यदि कोई भी जो भी एम्प्लॉयर होगा वो 20 दिन का आपको कोई भी काम नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जो भी महिलाओं को जो अपॉर्चुनिटी होगी जॉब पर्सपेक्टिव इन प्राइवेट सेक्टर वो कम हो जाएगी। तो उसके नजरिए से देखते हुए ये चीजें हम लागू नहीं कर पाएंगे, और जो भी प्राइवेट कंपनीज होती है वो अपने स्तर पे लागू कर सकते हैं, या 1 या 2 छुट्टी वो दे सकती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा में आया था, और ये याद रखना कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डिनाई कर दिया था, ठीक है, जिसके कारण ये चर्चा में बना था। इसके अलावा बात कर जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, वो था आपका बिहार, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी और जैसे जोमेटो स्विगी है वो भी अपनी स्वैच्छिक जो अवकाश नीति है उसमें 1 या 2 दिन की ये छुट्टियां देते हैं। उसके अलावा एलएनटी की बात करें वो भी 1 या 2 दिन की छुट्टियां मेंस्ट्रुअल लीव के लिए देती है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट या इस पे कानून नहीं बना सकती, कानून बनाएंगी तो इससे क्या होगा, जो महिलाओं का जो रोजगार की प्रोबेबिलिटी होती है उसमें कम हो जाएगा, और कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयर यही चाहेगा कि वो आदमियों को ले और वो कम से कम 25 या 26 दिन का उससे काम लिया जा सके, ठीक है। बिहार ने पहल कब शुरू की थी? 1992 में। उसके अलावा और भी राज्य जैसे ओडिशा, कर्नाटक में भी ये अवकाश नीतियों को अपनाया गया था, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनिवार्य भुगतान वाले अवकाश कानूनों पर चिंता व्यक्त की और करियर पर संभावित प्रभाव का उल्लेख किया, जिससे क्या कि जो महिलाओं का करियर है वो रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमारे साथ बने रहे। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।